जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। जिंदगी के खट्टे मीठे किस्सों की बानगी लेकर हाजिर हैं हम। मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा। बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। कलम से कागज पर हर ख्याल लिख रहा हूँ, देखा है जो इन आंखों ने वो अल्फाज लिख रहा हूँ। जी हाँ, आज बातचीत एक कवि, एक शायर से, जो भावों से बुनते हैं कविता, जीवन की घड़ियां, यादों की लड़ियां नीली स्याही से रंगते हैं। हिंदी लोक कवि के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले हमारे आज के मेहमान लोकेश कुमार साहिल देश भर के कवि सम्मेलनों, मुशायरों में अपने शब्दों और वाणी से जन जन को प्रभावित करने का दमखम है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के मित्र रहे श्री लोकेश जी से जानेंगे फलसफा उनकी जिंदगी का। नमस्कार लोकेश कुमार साहिल जी। नमस्कार सुषमा, बहुत बहुत नमस्कार। तो आपके शब्दों की सच्चाई और वाणी की गहराई में डूबने से पहले हम वाकिफ होना चाहेंगे उस स्कूल और कॉलेज के छात्र लोकेश से। क्या उसे किताबों से बहुत प्यार था या शैतानियों से भी था? किताबों से तो कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं था सुषमा। हाँ, लेकिन कोई ऐसा खास शैतान भी मैं नहीं था। अच्छा, कैसा था आपका स्कूल का माहौल, उसके बाद कॉलेज का माहौल? कुछ उन बीते दिनों की यादों से हम ताजा होते हैं। देखो, मेरा एक फ्यूडल बैकग्राउंड रहा है और उस सामंती परिवेश में पला बड़ा हूँ। उसी हिसाब से स्कूलिंग भी थी, उसी हिसाब से कॉलेज भी रहा। और पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा तो मैं नहीं था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था। और बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो बीएससी एलएलबी है। मैंने बायोलॉजी से बीएससी की और उसके बाद मैंने एलएलबी की। कहना ये चाह रहा हूँ कि ना तो मैंने लिटरेचर पढ़ा है और ना मैंने कोई लैंग्वेज पढ़ी है। अब बस ऐसे ही जिंदगी जिस रास्ते पे लेती चली गई, मैं वहां जाता चला गया। तो जिंदगी आपको एक ऐसे रास्ते पर ले आई जहां लोकेश कुमार सिंह के साथ साहिल जुड़ गया। तो ये साहिल के करीब लोकेश जी कैसे पहुंचे, उसकी दास्तां सुनाइए। मेरी शुरुआत जो है वो बेसिकली गजलों से हुई थी। और उर्दू शायरी में एक ट्रेडिशन ये रहा है कि तखल्लुस जरूर कोई ना कोई रखा जाता है। हम्म। मैंने खुद ही ये तय किया था, हालांकि उस समय भी दो तीन साहिल और भी थे देश में। एक हमारे राजस्थान कामा के थे छुट्टन खां साहिल, बहुत अच्छे गीतकार थे वो, हिंदी और ब्रजभाषा दोनों के। एक मुजफ्फरपुर में एक शायर थे अशोक कृष्ण साहिल। उसके बाद में मैंने तय किया कि मैं अपना पेन नेम, जिसको हम तखल्लुस कहते हैं, वो साहिल ही रखेंगे, और साहिल ही रखा। तो आपने खुद ही चुना? जी, मैंने खुद ही चुना। कोई खास वजह नहीं रही उसके पीछे? अब मुझे हॉन्ट करता था ये शब्द, शुरू से मुझे हॉन्ट करता था। मुझे हम्म। लगता था कि साहिल जो है वो एक सीधा सीधा किनारा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे शेड्स इसमें हैं। और वो उस तरीके से मैं देखता था इसको, उसके बहुत सारे जी। मुझे ऑप्शंस, बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे फ्लेवर नजर आते थे। मुझे लगा कि इससे अच्छा शायद नहीं हो पाएगा। हम्म। तो आपकी पर्सनालिटी जो थी उसमें अलग अलग शेड्स हमें भी नजर आते हैं जब आप बात कहते हैं अपनी। वैसे एक शायर, कवि, साहित्यकार या यूं कहे कि एक सृजनकार जो होता है, सार्थक शब्दों को ऐसे रूप में पिरोकर प्रस्तुत करने की कला जानता है जो लोगों को प्रभावित करे। तो क्या ये सीखी जाती है या स्वतः ही भीतर के एहसासों को कलम से निकालने की जो क्षमता है वो आने लगती है? क्योंकि आपने अभी कहा कि आपको कोई खास लिटरेचर से मोहब्बत नहीं थी उस वक्त। हाँ, ये बात ठीक है। ना तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का था, ना मेरी तरबियत तहजीब इस तरह की, और ना मेरी परवरिश उस तरह की। हमारे घर में अगर आप समझें कि कल्चर के नाम पे, तो ये होता था कि कोई खुशी का मौका हो तो तवाइफें आती थी नाचने गाने के लिए, या कभी कभी कव्वालियां घर में हुआ करती थी। तो उस तरह का परिवेश में था। बाकी हाँ, कोई बहुत अदबी रिसाले हमारे यहाँ नहीं थे, बहुत कोई लिटरेचर का माहौल भी नहीं था। धीरे धीरे पता नहीं कैसे, ये मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ,
इस ट्रैक पे मैं कैसे मुड़ गया, कब मुड़ गया। लेकिन हाँ, मुझे लगता है शायद डेस्टिनी ये थी और मैं इस तरफ चला। किसी खास शख्सियत की याद आती है आपको कि जिसे सुनकर आप प्रभावित हुए हों? कहीं आपने किसी के शब्दों को इस तरह से सुना हो कि आपके दिल के छू गए हों और फिर आप इस मोड़ पे मुड़ गए हों? हाँ, मुझे उस दौर में हिंदी के 2-3 गीतकार थे। नीरज जी का तो बड़ा नाम था ही, लेकिन मेरठ के एक गीतकार थे भारत भूषण। अ, एक और गीतकार थे शिशुपाल सिंह निर्धन। इन लोगों को सुना जब मैंने मंचों पे, मैं बहुत प्रभावित हुआ था और उर्दू में कुछ शायर ऐसे थे जो बहुत पसंदीदा मेरे रहे। एक नाम लूँगा तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जी। बहुत लोग ऐसे रहे, जिनको पढ़ के, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मन करता था कि काश कभी हम भी ऐसा कोई एक आध मिसरा, एक आध पंक्ति हम भी कह पाएँ। बस उस तरीके की बात है। तो खुद आ गई एक क्षमता आप में इन शब्दों को रचने की? क्योंकि आपकी कविताओं में या शायरी की बात करें, छंद को बहुत महत्व देते हैं आप, तो बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, जो शायद लोग कई बार सीखने पर भी उन्हें बहुत मुश्किल होती है लिखने की। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये बातें स्वतः कैसे आईं? देखो, इसमें मेरा ऐसा मानना है, सबकी अपनी समझ और सबकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि कवि आपके अंदर कहीं होता है, कभी बनाया नहीं जा सकता, आपके अंदर कहीं होता है। हाँ, उसका परिमार्जन जो है, वो किया जा सकता है, उसमें सुधार हो सकता है। और सुधार की जब हम बात करते हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि सुधार एक नियमित प्रक्रिया है। मेरी पहली किताब 1996 में आई थी, उसके बाद 2018 में जब मेरी दूसरी किताब आई, बहुत लंबे अरसे के बाद, तो मुझे ऐसा लगा अरे वो 1996 वाली जो मेरी किताब है, तो बिल्कुल कूड़ा है। अभी जब 2024 में मेरी गीतों की एक किताब आई है बम्बई से, तो मुझे मेरी 2018 वाली किताब जो है वो कमतर लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम डे बाय डे सीखते हैं, हमारी समझ का भी परिमार्जन होता है। ये सीखने का प्रोसेस शायद ज़िंदगी भर चलता है। हर बार हम कुछ नया सीखते हैं, आने वाला कल हमेशा कुछ नया हमें दे के जाता है। तो मेरा ये मानना है कि कभी बनाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कभी परिमार्जित ज़रूर होता है। और बीच में आपने छंद की, तो ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं छंद का बहुत तालिबानी समर्थक हूँ और मेरा ये मानना रहा है कि तुकांत कविता लिखने का अधिकार भी केवल उसको है जिसको छंद आता हो। और उसके जी। पीछे मेरा लॉजिक ये है कि जिस चीज़ को हम बनाना नहीं जानते, उसको तोड़ने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। कोई टेबल कुर्सी हुँ। मुझे बनानी तो आती नहीं और मैं उसको तोड़ दूँ, ये तो मुनासिब बात नहीं है। अगर छंद मुझे आता है, फिर मेरी अपनी चॉइस है कि मैं अपने आप को छांदस कविता में व्यक्त करूँ या कि तुकांत में। लेकिन छंद जानना तो ज़रूरी है और छंद की कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है। हम तो ये मानते रहे हैं हमेशा से, तो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया भी यही कि अगर रुचि किसी चीज़ में जब होती है ना, तो वो सारी मुश्किल चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हुँ, बिल्कुल। ये बात आपने ठीक करी कि रुचि की बात जहाँ आती है, पैशन की बात जहाँ आती है, वो चीज़ें आप दिल से महसूस करने लगते हैं, तो अपने आप शब्दों में तब्दील हो जाती हैं। जी। ऐसा माना जाता है कि कवि, शायर, साहित्यकार अपने समय के प्रतिनिधि होते हैं और अपने समय के परिवेश में व्याप्त जो विचार हैं, उनको अपनी लेखनी के ज़रिए समाज में बिखेरते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत से कवि ऐसे भी होते हैं कि जो उस झूठ भी उसमें जोड़ देते हैं। आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं इन बातों से? देखिए क्या है कि एक तो पहले ये बात समझने की है, ये जो कवि शायर है, ये कोई चाँद-मंगल से उतरा हुआ अलग से आदमी नहीं है। वो इसी समाज का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके हाथ में अगर सरस्वती ने कलम थमाई है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। होना तो यही चाहिए कि कविता जो है वो दिशा दिखाने का काम करे। कविता जो है वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको एनकरेज ना करे, उनको प्रोत्साहित ना करे। लेकिन जो कुछ भी समाज में घट रहा है, ज़ाहिर है कि कवि और शायर भी उससे प्रभावित हो ही जाते हैं। लेकिन निजी तौर पे मेरा मानना ये रहा है कि कवि और शायर को बहुत ज़िम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मानव और मानव के बीच में भेद को खड़ा करे, उस खाई को बड़ा करे। और एटलीस्ट और कुछ ना कर पाएँ हम, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि धर्म और जात के आधार पे आदमी-आदमी में भेद करना बंद
हुँ, जी। और कवि, शायरों, साहित्यकारों या मैं तो कहूँगी हिस्टोरियंस जो होते हैं, अगर वो सब ना लिखते तो शायद हमें उस वक़्त में जो भी घट रहा है उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी होती। मतलब धारा बदलने की भी शक्ति रखते हैं, चाहे वो कवि हो, शायर हो, साहित्यकार हो। हाँ, बिल्कुल हमने ब मतलब बीसों एग्ज़ाम्पल ऐसे मिल जाएँगे आपको। हमने अपने आज़ादी के आंदोलन में भी देखा, फिर जब इधर इमरजेंसी का दौर आया इंदिरा गांधी के ज़माने में, तब भी हमने बहुत शिद्दत से महसूस किया उस तमाम बातों को। उस समय दुष्यंत कुमार की गज़लों ने, बाबा नागार्जुन की कविताओं ने, किस तरह का माहौल खड़ा कर दिया था, भवानी दादा के पंक्तियों ने। वो तो सब हमेशा हिस्ट्री में दर्ज रहेगा वो तो। और मैं तो चूँकि समाजवादी विचारधारा मेरी रही है और डॉक्टर लोहिया वगैरह से हम लोग बहुत प्रभावित रहे, आचार्य नरेंद्र देव से भी, चंद्रशेखर जी से भी। तो लोहिया जी का एक बहुत मशहूर जुमला है कि लोकतंत्र में साहित्यकार और पत्रकार ये देश का स्थायी विपक्ष होता है। मैं हुँ, तो ज़िम्मेदारी से इस बात को मानता हूँ कि सत्ता किसी की भी हो, साहित्यकार और पत्रकार का काम जो है, वो कमज़ोरियों को उजागर करना है और पत्रकारों के बीच में जब मैं होता हूँ, तो मैं अक्सर अपने भाषणों में ये बात कहता हूँ कि भाई खबर तो वो है जिसको सरकार छुपाना चाहे, बाकी सब तो विज्ञापन है। जी, बहुत ठीक। 2000 से अधिक कवि सम्मेलनों में आपने भाग लिया है, मुशायरों में आपने शिरकत की है। एक अति उत्तम प्रस्तुतियों का वो दौर, वो सुनने वाले, वो कहने वाले, विलक्षण प्रतिभाएँ, अपनी कला का मंचन करते हुए। तो आज के वक़्त में कितनी और कैसी कमी अखरती है उस माहौल की, उन लोगों की, ऐसे सम्मेलनों की, मंच प्रस्तुतियों की? इसमें देखो सुषमा, इसमें बहुत बुनियादी बात ये है, हो सकता है मेरी इस बात को बहुत लोग पसंद ना करें, लेकिन मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि हिंदी की वाचिक परंपरा का जो मंच था, वो तो लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। हाँ, उर्दू हुँ, का जो मुशायरा है उसमें अभी थोड़ी बहुत तमीज़ बची है, थोड़ा बहुत कविता के प्रति जो रुझान है वो बचा है। हिंदी की कविता का जो मंच है, जिसको हम हिंदी कवि सम्मेलन का मंच कहते हैं, वो तो अब जुमलेबाज़ी और चुटकुलों का सम्मेलन होकर के रह गया है। उसमें तो कविता कहीं है नहीं। और जिस दौर में हम लोगों ने शुरुआत की थी और आज का जो ये दौर हम देख रहे हैं, तो बहुत सारे देश के बड़े संचालक हैं जो मेरे इस कोट को बहुत कोट करते हैं। मैंने कहा था एक जगह माइक से बोलते समय कि एक वो दौर था जब हिंदी के कविता के मंच पर वो आदमी चढ़ने से डरता था जिसके पास कविता नहीं थी। आज वो हुँ। आदमी चढ़ने से डर रहा है जिसके पास कविता है। जी, तो हिंदी कविता का वो मंच या यूँ कहें कि वो सुनने वाले, कहने वाले आपको लगता है कि वो धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं? नहीं, केवल सुनने वालों की ज़िम्मेदारी बताना वो मुनासिब बात नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। मैं श्रोताओं पे सारा बर्डन नहीं डालना चाहूँगा। हम लोगों ने परोसा क्या है? देखिए, अच्छे लोग जब मैदान छोड़ देंगे तो प्रकृति का एक नियम है कि वैक्यूम तो रहता नहीं है ना। हुँ, अगर अच्छाई अपनी जगह छोड़ देगी तो बुराई काबिज़ हो ही जाएगी वहाँ आकर। हमारे बड़े गीतकारों ने देखते-देखते जो समझौते किए, और मैंने तो नीरज जी को कहा था एक बार, यहाँ जयपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कवि सम्मेलन था। नीरज जी भी थे, मैं भी था उसमें। जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो नीरज जी ने मुझे कहा कि लाला कमरे में आना, कुछ बात करनी है। तो हम गए, उनका वो पीना-पिलाना चालू हो चुका था तब तक। हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा, दादा एक बात बताओ, ये जो हिंदी की कविता का मंच इतना बिगड़ गया, इसके लिए आप बड़ा दोषी किसको मानते हो? नीरज बोले, अब क्या बताएँ भैया, पूरा माहौल ही ऐसा हो गया है, तो किसको दोष दें? मैंने कहा, अगर आप परमिशन दो तो मैं बताऊँ वो सबसे बड़े गुनाहगार का नाम क्या है? तो कहने लगे, हाँ बताओ। मैंने कहा, उस सबसे बड़े गुनाहगार का नाम है गोपाल दास सक्सेना नीरज। नीरज जी एकदम अटेंटिव होकर के बैठ गए, अधलेटे थे वो पलंग पे, एकदम सीधे होके बैठ गए, बोले, अरे हमने क्या कर दियो भैया? हमने क्या गुनाह कर दियो? मैंने कहा, आपने गुनाह ये किया, ये एक दौर था जब राजस्थान के एक बड़े कवि थे, विमलेश जी। वो 4 लाइना सुना रहा हूँ और इस तरीके से वो राजस्थानी की कविताएँ, बहुत अच्छी कविताएँ उनकी होती थी, वो पढ़ते थे। हुँ, और उस समय के बड़े मनर थे रामरिक मनर, बड़े आयोजक माने जाते थे वो कवि सम्मेलनों के। तो एक बार शराब के नशे में विमलेश जी का रामरिक मनर से झगड़ा हो गया
और मनोहर जी ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि मैं देखता हूँ आज के बाद तुम्हें कवि सम्मेलन कैसे मिलते हैं। और उसके बाद बीकानेर एक गांव है हरियाणा में, ये अपने राजस्थान का बीकानेर नहीं, हरियाणा में एक गांव है बीकानेर नाम का। वहां से ये सुरेंद्र शर्मा नाम के एक प्राणी को पकड़ के लाया गया। उनको बाकायदा ब्रह्मदेव जी की कैसेट सुनवाई गई, मिमिक्री करवाई गई, और बिल्कुल उसी तरीके से कॉपी करके उनको सुरेंद्र शर्मा को मनोहर जी ने पेश कर दिया। तो मैंने नीरज जी को कहा, मैंने कहा जिस दिन पहली बार सुरेंद्र शर्मा ने कविता के मंच से ये कहा था 4 लाइनें सुना रहा हूँ, और उसके बाद जो वो 4 लाइनें उन्होंने सुनाई, अगर उसी समय आप टोक देते बैठ जाओ ये तुम जो पढ़ रहे हो ये कविता नहीं है, तो शायद ये इतना बिगाड़ खाता नहीं होता। आप चुपचाप सुनते रहे और चीजें बिगड़ती चली गई। नीरज जी चुप हो गए, नीरज जी निरुत्तर हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। वाक़ई ये बात आपकी सही है कि मंच पे अब स्थान बहुत अलग लोगों ने ले लिया है, चाहे हम स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात करें या ऐसी बात करें कि जो बस थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हमें हँसाने के लिए आते हैं, गुदगुदाने के लिए आते हैं, क्योंकि लगता है कि लाइफ में जैसे ह्यूमर की कमी आ गई है, तो शायद इसीलिए ये चीज़ें बहुत फेमस हो रही हैं। और जो आपने कहा कि कारण बताया कि किस तरह से कवि जो हैं, वो छोड़ चुके हैं, इस तरह की कविताओं का सामने आना बंद हो गया है। सोशल मीडिया भी जन-जन पर इस वक़्त बहुत हावी है, वो आप देख ही रहे हैं। हर एक के हाथ में एक बटन है, एक क्लिक से सब कुछ देख पाने या कंटेंट बनाने की क्षमता आ गई है सबके पास। कुछ भी परोसा जा रहा है और देखा जा रहा है। तो ऐसे में लाइव परफ़ॉर्मेंसेज़ के लिए ना अच्छे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको ऑडिटोरियम तक लाना, परफ़ॉर्मेंस एरिया तक लाना, आपको लगता है बहुत मुश्किल होता जा रहा है, वो भी एक वजह हो सकती है? नहीं, मेरा मानना तो बिल्कुल उल्टा है सुषमा। सोशल मीडिया ने मंचों पे जो कविता है, मंचों पे जो शोज़ हो रहे हैं, उसमें श्रोताओं की संख्या को बढ़ाया है। अच्छा, सोशल मीडिया पे छोटी-छोटी क्लिपिंग्स देख कर के लोग जाने लगे दोबारा से। और कुमार विश्वास जिनको एज़ पोएट मैं बहुत ज़्यादा रेट नहीं करता हूँ, उनका एक भारी कंट्रीब्यूशन ये है कि वो जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको दोबारा वो हिंदी कविता के मंच तक लेके तो आए हैं। बीच में आपने एक यूज़ किया वर्ड स्टैंड अप कॉमेडियन। जी। वहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसका ये कविता के मंच से उसका कोई लेना-देना नहीं। वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। उस दौर में भी आप देखिए तो जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय बहरूपिये होते थे, सर्कस में जोकर होते थे, बहुत सारे लोग होते थे। तो ये दूसरे रूप की एक अपनी कॉमेडी है, और ये बात सही है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है बहुत तनावग्रस्त है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत वक़्त उसको मिलता है, उसमें कोई गंभीर बात वो नहीं करना चाहता, गंभीर कविता वो नहीं सुनना चाहता। वो अपने तनाव को इसी तरह से आनंददायी क्षणों से गुज़ारना चाहता है। मैं उस सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन हम इन कवि सम्मेलनों को फिर या तो नाम बदल दें इनका। हम उनका नाम चुटकुला सम्मेलन रख दें, कॉमेडी सम्मेलन रख दें, वहाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम हम रख रहे हैं कवि सम्मेलन, और वहाँ कविता के अतिरिक्त सब कुछ हो रहा है, ये तो उचित बात नहीं। ये भी होता था कि पूर्व में जो शायर हैं, कवि हैं, वो अपनी रचनाओं के ज़रिए देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध उन्होंने किया है, करते आए हैं। उनकी रचनाएँ हमारी भाषा, संस्कृति, इतिहास और समाज के विविध पहलुओं को छूने का काम भी करती रही हैं, उन्हें संपन्न करती रही हैं। तो आज के समय के रचनाकार ये कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं, लेकिन जिस मात्रा में, जिस तादाद में होना चाहिए, जिस तेवर के साथ होना चाहिए, शायद वैसा नहीं हो पा रहा है। लिख रहे हैं लोग, अभी भी लिख रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे बहुत जुड़ा रहता हूँ। मैं देखता हूँ फेसबुक पे बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं। धीरे-धीरे उनमें से कुछ लोग कविता के मंचों पे भी आ रहे हैं। लोग कर तो रहे हैं अपना काम, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक भीषण लड़ाई है इस समय। ये पूंजीवाद के खिलाफ पूरा माहौल जो बनाया जाना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि बाज़ार बुरी चीज़ नहीं होती, बाज़ारवाद बुरा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूंजी बुरी चीज़ नहीं है। हम तो लक्ष्मी के उपासक भी रहे हैं, सरस्वती के साथ-साथ, और लक्ष्मी को हमने हमेशा पूजनीय माना है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि शायद ही कोई दौर ऐसा रहा होगा जब दुनिया लक्ष्मी के पीछे ना भागी हो, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। लक्ष्मी के पीछे दुनिया हमेशा से भागती आई है और भागती रहेगी। लेकिन क्या कारण है कि जिस लक्ष्मी के पीछे दुनिया हमेशा भागती आई है, वही लक्ष्मी विष्णु के चरण दबाती है। हमें बस इतनी सी बात को समझने की ज़रूरत है। लक्ष्मी और धन और ये सब चीज़ें जो हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हेय चीज़ें हैं ये।
पता नहीं हमारे समाज में ये कैसे आ गया कि अगर कोई पैसे वाला है तो उसको हम अच्छी निगाह से नहीं देखते। ये कोई बहुत मुनासिब अप्रोच मैं इसको नहीं मानता हूँ। बस इतनी सी बात है कि धन का उपयोग हम कर किस तरीके से रहे हैं और धन का जो उपार्जन है वो कैसे हो रहा है। मैंने कहा एक जगह अपने भाषण में इस बात को कि भाई गांधी जी को भी बिड़ला और बजाज की जरूरत पड़ी थी ना। बिड़ला और बजाज के बिना गांधी जी का काम भी नहीं चलता था। तो ऐसा नहीं है हम लोगों ने धन को बड़ा हेय मान लिया है कि अरे ये तो पैसे वाला है पता नहीं। अच्छा एक बात और है समाज में, कोई पैसे वाला है तो प्राइमा फिजिकली हम लोग मान के चलते हैं अरे वो तो गरम कोई गलत काम किया होगा, गलत तरीके से पैसा कमाया होगा। ऐसा नहीं है। धन की अपनी महत्ता है। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि वो लक्ष्मी जिसके पीछे दुनिया हमेशा भागी है, वो लक्ष्मी विष्णु के चरण क्यों दबाती है। और यहाँ पे ये समझने की गलती ना करे कोई भी कि वो लक्ष्मीपति होने के नाते चरण दबाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुछ और कारण है, उसको गंभीरता से हमें समझना चाहिए तो हमें समझ में आ जाएगा। और सरस्वती का भी उतना ही महत्व है जितना लक्ष्मी का है। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो जाहिर है बहुत अच्छी बात होती है। जी, बिल्कुल सही। अ, बात हम ये कर रहे हैं कि जो कमी आई है उसमें जो नई पीढ़ी है वो कैसे इस ओर आकर्षित हो और उनकी कलम में वो ताकत आए, क्योंकि लिखने और कहने के लिए शब्दों को सँवारना आना चाहिए, ये तो हम जानते हैं। तो आज की पीढ़ी का को हम कैसे इस ओर बढ़ा सकते हैं? इस कला के प्रति जो आकर्षण है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि मान रहे हैं आप कि कमी आई है, फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू आप देख रहे हैं कि बहुत लोग लिखने की कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लिखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी पीढ़ी को अच्छा बताए और आने वाली पीढ़ी को खराब बताए। मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरे से आने वाली पीढ़ी जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो ज़्यादा समझती है चीज़ों को, उसकी समझ भी हम लोगों से बेहतर है, उसका टेस्ट भी हमसे रिफाइंड है। बुनियादी बात सिर्फ ये है, एक बहुत रोचक बात बताने जा रहा हूँ और कभी रिसर्च होना चाहिए इस बात पे कि ऐसा क्यों है। मैं जयपुर का ही अगर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ, तो पिछले 18-20 वर्षों में जयपुर में कम से कम 12-15 उर्दू के अच्छे शायर निकल के सामने आए, यंग हुँ। जनरेशन। लेकिन हिंदी का कोई अच्छा गीतकार सामने नहीं आ पाया। अब ये क्या कारण है, ये तो भाई मेरे कभी-कभी समझ के बाहर हो जाता है। लेकिन अगर उर्दू में अच्छी शायरी हो सकती है, उर्दू में यंग जनरेशन अच्छी पोएट्री कर सकती है, तो हिंदी में ऐसी क्या समस्या हो रही है यार? वहाँ लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि इधर जो तादाद बढ़ी है, फ्री वर्स वालों की बहुत बढ़ी है। वहाँ एक आज़ादी है, वहाँ एक छूट है, वहाँ आपने प्रोज़ का एक पैराग्राफ लिखा और उसकी लाइनों को तोड़-तोड़ करके ऊपर-नीचे कर दिया और वो पोएट्री हो गई। मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों से जो ऐसा कर रहे हैं, तो भई देखो वो पोएट्री नहीं है और प्रोज़ पोएट्री से कोई कमतर चीज़ भी नहीं है। डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि आप पोएट्री करो। अगर आप प्रोज़ अच्छा लिख लेते हो तो वो भी तो अच्छा लिटरेचर है। और हमारे यहाँ तो संस्कृत में कहा ही गया है कि वो जो काव्य की परिभाषा हमारे यहाँ है वो यही है, कि ऐसा वो वाक्य जिससे रस की निष्पत्ति होती हो वो काव्य है। तो हमारे यहाँ तो प्रोज़ भी पोएट्री का ही हिस्सा है। ये हिंदी और उर्दू में जो ये फ़र्क नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे कोई सामाजिक कारण है, कोई मनोवैज्ञानिक कारण है। ये सब बातों पे बहुत ज़िम्मेदार लोग जो भी हैं उनको बैठ के बात करनी चाहिए, विमर्श करना चाहिए, कोई नतीजे पे पहुँचना चाहिए। कहीं न कहीं भाषा की जो समझ है वो कम हो गई है, शब्दों को समझना हमने या पढ़ना कम कर दिया है। नहीं देखो, यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है सुषमा, कि जो हुँ। भाषा है वो कविता नहीं है। ये दोनों बातों में बुनियादी अंतर है। अगर भाषा को हम कविता मान लेंगे तो हिंदी के जितने मास्टर हैं सब हिंदी के कवि होने चाहिए। हुँ। उर्दू के जितने मास्टर हैं पढ़ाने वाले वो सब उर्दू के शायर होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। भाषा मतलब भाषाविद होना अलग बात है और कवि होना अलग बात। हमारे जितने मील के पत्थर जिनको हम कहते हैं कवि क्षेत्र में, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रहीम, ये तो कोई डिग्रीधारी लोग तो नहीं थे भाई। हुँ। यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली थी। ये कोई एमए, एमफिल, पीएचडी करके बैठे हुए लोग तो नहीं थे। और भाषा कविता नहीं होती है। भाषा तो एक मीडियम है अपनी बात को कहने का। और मीडियम तो आप कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मीडियम में तो आप आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें आप कंफर्टेबल रहते ही हैं हमेशा, जी। घर में बोली जाती है तो उसमें अपना
अपने आप को संप्रेषित करना आसान पड़ता है। अब मुझे कोई कहे कि आप अंग्रेजी की कविता लिख दो, तो भाई मैं तो नहीं लिख पाऊँगा। अंग्रेजी जो है वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो रही नहीं। मैं तो हिंदी में ही लिख सकता हूँ, तो हिंदी में ही लिख रहा हूँ। तो भाषा जो है वो कविता नहीं होती। भाषा जानना अलग बात है। कविता के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लिरिकल एलिमेंट होना चाहिए आपके अंदर। अगर वो लिरिकल एलिमेंट आपके अंदर है, तो फिर आप कवि हो सकते हैं। भाषा तो फिर चाहे जो भाषा में आप, गुजराती में, मलयालम में, बंगला में, कन्नड़ में, जिस जो भी आपकी भाषा कंफर्टेबल आपको लगती है, उसमें व्यक्त कर सकते हैं आप। बुनियादी हुँ। बात व्यक्त होने के लिए वो लिरिकल एलिमेंट होना ज़रूरी है। जी, लिरिकल एलिमेंट होगा तो आप शब्द भी निकाल लाएँगे कहीं न कहीं से। बिल्कुल। जी। आपकी 101 गज़लों का संग्रह जिसका नाम रखा आपने तुक, 101 गीतों का संकलन उसका नाम रखा आपने धुन और अब 101 अतुकांत कविताओं का संकलन जिसका नाम टूट। मतलब बहुत छोटे-छोटे आपने ये शब्द लिए हैं कहीं से, तो बड़े अट्रैक्टिव भी हैं और टूट तो अभी आने वाला है, प्रकाशित होगा। लेकिन ये जो आपने बात बताई कि बहुत वक़्त लगा आपको, आपकी लेखनी को प्रकाशन तक लाने में, तो कोई ख़ास वजह रही इसकी? नहीं, वो 1996 में मेरी पहली किताब आई थी सुषमा, और उसके जी, बाद मैं काम-काज में, अपने व्यापार में मसरूफ़ रहा। लिखना-पढ़ना बहुत कम हो गया था। फिर दूसरी समस्याओं में गिर गया कुछ, उनमें उलझा रहा। ऐसा मतलब जाता था कभी मुशायरों में, लेकिन सिलसिलेवार तरतीब से कुछ मैं लिख सकूँ, ऐसा हो नहीं पा रहा था। और कोई बड़ा कारण नहीं है उसमें। जी। तो आज के वक़्त में साहिल साहब क्या कुछ बदलना चाहेंगे आप अपने लेखन से, अपनी कलम से, अपने शब्दों से? क्योंकि बहुत जगह पर आप जाते हैं, इतनी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, बहुत लोग आपको सुनने को बेताब रहते हैं। क्या आता है उस वक़्त दिल में? भई देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है सुषमा, कि अगर 2024 के जिस दौर में हम लोग बात कर रहे हैं, आज की तारीख में हमारे भारत देश को सर्वाधिक ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है, तो वो हमारी जो गंगा-जमुनी तहज़ीब है, जिसको पॉलिटिकली बहुत डेंट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उस पे काम करने की ज़रूरत है। और शब्द ही शायद वो फेविकोल हो सकता है, जो उस टूट को भर सके, उस टूट को जोड़ सके वापस। क्योंकि अगर ये गंगा-जमुनी तहज़ीब हमारे देश से खत्म हो गई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है फिर ये देश भी खत्म हो जाएगा। हम फिर हिंदू पाकिस्तान हो जाएँगे। हमें हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। जी, और आपके दिल की ख़ास बात जो सभी से आप साझा करना चाहें? कोई ऐसी बात जो सभी के बीच रखना चाहें? ये तो आपने बताया कि गंगा जमनी जो तहज़ीब है हमारी वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो भाईचारा बना रहना चाहिए, उसको डेंट नहीं पड़ना चाहिए। उसमें बहुत अनफॉर्चुनेटली बड़ी खाई पैदा हो रही है, और हम लोग अपने अपने आचरण से, अपने फालतू की बातों से, आज़ादी के पहले मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह की बातें किया करते थे और जो लॉजिक वो देते थे पाकिस्तान की माँग के पीछे, आज हम उन तमाम बातों को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जिन्ना जो कहते थे, हम उसको सही साबित करना चाह रहे हैं, और ये बड़ा गलत है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। और रहा सवाल इस बात का कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, वो किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे यंग हो, एजेड हो, जो भी हों, कि ज़िंदगी में एक हॉबी ज़रूर रखिए, कोई सी भी हॉबी रखिए। एक हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आपको खाली वक़्त मिले, आप उस हॉबी के लिए अपने आप को जुटाएँ, उस हॉबी के लिए काम करें। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, आपकी पसंद के मुताबिक हो। मुझे बड़े दयनीय लगते हैं वो लोग, बहुत गरीब लगते हैं वो लोग, बहुत बेचारे लगते हैं वो लोग, जिनकी कोई हॉबी नहीं है। 10 से 5 की नौकरी की, शाम को आकर के सो गए, 60 साल की उम्र हो गई, रिटायर हो गए, मर गए। कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। कोई हॉबी तो हमारी होनी चाहिए ना, कोई ना कोई काम हमें ऐसा करना चाहिए जो हमें, हमारी आत्मा का भोजन बने। जैसे हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, हमारी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो हमारी आत्मा का भोजन हमारी हॉबी बन सकती है, और वो हॉबी जो है, वो हमारी ज़िंदगी के तनावों को कम करने में बड़ी मददगार साबित होती है। इसलिए मेरी सबसे गुज़ारिश है, सबको मैं ये कहता हूँ कि कोई ना कोई अच्छी हॉबी ज़रूर रखिए, और उस हॉबी के लिए नियमित रूप से वक़्त निकालिए। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है, साहिल साहब। किसी ख़ास कविता
या छंद या गज़ल की कुछ पंक्तियाँ हम सुनना चाहेंगे आपसे, जो आपके दिल के करीब हो? हाँ, मुझे देखिए अभी इतनी सारी बातें मैंने की हैं और सुनने वालों को ये लग सकता है कि उसमें बड़ी निराशा है, कुछ बातें हताशापूर्ण भी लग सकती हैं। लेकिन कम से कम मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो निराश हो या हताश हो या जिसने उम्मीद छोड़ दी हो। मेरे अंदर उम्मीद है अभी और मुझे लगता है कि सब ठीक होगा और वहीं अपनी एक 4 पंक्तियाँ मेरी हैं, वो सुना कर के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जी, मैंने कभी कहा था कि मन की ज्योति को बुझने देना, मन की ज्योत को बुझने देना, यह करने में सार नहीं है और अंधड़ में थोड़ा झुक जाना, ये पेड़ों की हार नहीं। बहुत खूब। तो लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब, आपके जो शब्द हैं इसी तरह सबके दिल पर प्रहार करते रहें, उनमें आशा, उनमें उम्मीद जगाते रहें, ये हमारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपसे बातचीत का ये मौका मिला हमें। थैंक यू सुषमा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।